सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज पीडीएम के बड़े इजलास में आसिफ जरदारी की तकरीर का मुख्तसर खुलासा अगर हम देखें और उस पर बात करें तो वो ये पंजाबी का मुहावरा है। पंजाबी में कहते हैं कि खान पीन नू चंगी पल्ली ते कम करन नू मंजी मिली। और आसिफ जरदारी का मुखातिब कोई और नहीं, नून लीग के कायद नवाज शरीफ थे। आज पीडीएम के इजलास का एजेंडा था लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद और इस्तीफे। लेकिन जब आसिफ जरदारी का बयान मीडिया पर लीक हुआ तो पीडीएम क़यादत में खलबली मच गई। शुरका तो एजेंडा ही भूल गए। आज के आसिफ जरदारी के बयान के बाद लगता है उन्होंने मियां नवाज शरीफ से अपने पुराने हिसाब एक बार फिर चुकता कर दिए हैं। इस बयान का एक एक लफ्ज एक निश्तर था जिसका निशाना नवाज शरीफ की जात थी। जरा गौर से सुने कि उन्होंने कहा क्या। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा, मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं क्योंकि अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। याद यह दिलाया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे। आसिफ जरदारी ने शिकवा यह किया कि हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। आसिफ जरदारी ने कहा कि जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया था। हमें लॉन्ग मार्च के लिए ऐसी ही मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। इनका कहना था कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद जाती अनाद की बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि मियां साहब आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जबकि मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, इन्हें वतन वापस आना होगा। मैं जंग के लिए तैयार हूं मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। लेकिन मियां साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि हम अपनी आखिरी सांस तक जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं, लेकिन असेंबलियों को छोड़ना एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाए कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। अब हम सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार के बाद क्या पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा? लॉन्ग मार्च होगा? आज प्रोग्राम के आगाज में इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, क्या नजर आ रहा है आपको? इस तरह के जुमले तो आज तक पीडीएम में कभी नहीं बोले गए, ये तो बड़ा वाज़ेह इशारा है। और फिर मरियम ने जवाब दिए बाकायदा आसिफ जरदारी साहब को। उसामा साहब वो कहते हैं ना अब पता चला, आप कह रहे हैं कभी बोले नहीं गए। हमारे प्रोग्राम में ये जुमले तुर्की ब तुर्की लफ्ज़ ब हर्फ अभी कल ही और परसों की बात है। आपने कहा था पीडीएम और इजलास, मैंने क्या कहा था कि जूतियों में दाल बटेगी। जब इलेक्शन सेनेट का हो उसके वक्त भी, लॉन्ग मार्च की बात हुई उस वक्त भी, पहले भी आपको बता दिया। आज जूतियों में दाल बटना तो बड़ी दूर की बात है, आज बाकायदा फिज़िकली नहीं लेकिन एक दूसरे को जूते मारे गए हैं, सरों पे और मुंह पे तमाचे मारे गए। इससे ज़्यादा मज़ीद सख्त मैं क्या बात कर सकता हूँ, जो कि फिज़िकली तो नहीं है लेकिन वो कहते हैं किसी ने चित्तर उगरना और मारना वो एक बराबर ही है। और जिस तरह तुसी पंजाबी ने मिसाल दी है कि खान पीन पता नहीं की है, खान पीन को भाग भरी और तौण बनाने जुम्मा नहीं वो साड़ी पंजाबी असी जरा पेंडू आ ना जंगली, तुसी जरा शहरी जे ते थोड़ा जिहा मसाला डिफरेंट है। अच्छा। साड़ी मिसाल है जो पिंडां 'च मैं सुनी है छोटे होंदियां कि खान पीन नू भाग भरी ते तौण बनाने नू जुम्मा। ठीक है, अब बात ये है कि भाग भरी से मुराद है नवाज शरीफ, मैं जो समझता हूँ। बागबरी से मुराद है राजकुमारी, बागबरी से मुराद है शहबाज शरीफ, बागबरी से मुराद है हमजा शहबाज शरीफ, बागबरी से मुराद जितने ये पॉलिटिकल जो रूलिंग अलीट जो साबक जिन्होंने 30-30 साल से पाकिस्तान को लूटा वो है। और दौन बनान को जुम्मा अब कौन यहाँ पे रह गया? वो है आसिफ जरदारी यहाँ पे। ठीक है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। यानी जब लूट मार करके आप चले जाए बाहर, ठीक है, और आप अब इसीलिए मामला उसामा साहब मैं पहले दिन से कह रहा था और जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, सारी दुनिया सुन रही है। मौलाना साहब का भी सुन ले बयान, मतलब एक एक चीज़ जो अब खुल के सामने आ रही है। आप वो कहते हैं ना कि भरम से वो ऐसे शर्मो शर्मी बैठे हुए इकट्ठे
लेकिन वो बेसिकली एक दूसरे को इससे ज़्यादा कर नहीं, तुर्की बतुर्की सुन ले। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि 10 में से, यानी अपनी जमात समेत 11 बनती हैं ना, तो वह कहते हैं 10 में से 9 जमातें मुतफिक है इस्तीफ़ों पे, यानी पीपल्स पार्टी मुतफिक नहीं है। आपको याद होगा नाज़रीन को, उसामा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी साहब को एक ही टास्क दिया गया है। 2023 तक ये बात रिकॉर्ड पे रख लें, 2023 तक जो आईनी मुद्दत है हुकूमत पाकिस्तान की, पीटीआई हुकूमत की, वो पूरी करेगी। एक एक चीज़ लिखते जाएं, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बुजदार ही वज़ीर आला रहेंगे। ये लिखते जाए, नाज़रीन सुन रहे हैं, क्रिटिक आप बाद में कर भी सकते हैं, मैं कोई इफ बट नहीं लगा रहा। डॉक्टर साहब भी आगे बात बताएंगे। फिर अच्छा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ मैंने कहा था इसी तनख्वाह पे ये काम करेंगे। चौथी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बार बार मैं कह रहा हूँ 2 चीज़ें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की याद रखें। पहली तकरीर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, वो रिकॉर्ड पे है, वो पागल नहीं है, उनको भी पता है कि मीडिया सुनाता है, उनका हम आपको 5 साल पूरे करने देंगे। पीपल्स पार्टी कोई भी गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी ना वो करेगी, ना कभी किया है, ना वो जाएंगे इस पर। नंबर 1। फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च पे उन्होंने ओपनली कहा था कि आपने लॉन्ग मार्च करना है, बंदे लेके आपने आने हैं, सब कुछ करना है, डिटरमिन हमने करना है कि लॉन्ग मार्च कितना कामयाब हुआ है, कितनी गैदरिंग है। नून लीग और फजलुर रहमान को टास्क था, हम देखेंगे, हम फैसला करेंगे। जब इतनी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएंगे, हालात बन जाएंगे, फिर हम फैसला सोचेंगे। नंबर 1। आखिरी, जरदारी साहब ने वही बात की है जो आज से चंद माह पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा था चंद माह पहले। उनका, नवाज शरीफ साहब इस्तीफे आपकी वतन वापसी से मशरूत हैं। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि उनको पता है ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नवाज शरीफ आएंगे, ना इस्तीफे। अच्छा, आखिरी बात, उसके बाद डॉक्टर साहब, जरदारी साहब ने आज क्या कहा है? उन्होंने कहा जंग लड़नी है मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब, घंटा घंटे बातें हुई हैं और इजलास और पीडीएम में, तो उन्होंने कहा शेर बने, शेर आए और जेलों में जाएं, हम भी तैयार हैं। तो जरा मच्छर काटता है फिर आपको। पहले भी जरदारी साहब मजाक उड़ाते थे कि मियाँ साहब कहते थे मुझे मच्छर काट गया, ठीक है, फिर भागते हैं। मियाँ साहब, मरियम साहिबा, आप वतन की, आप जमहूरियत, इदारों की बालादस्ती, पार्लियामेंट और जमहूरी और इदारों की और आइन की, कानून की पासदारी, आप मुल्क के अंदर आए, इन्हीं अदालतों के अंदर आपको इंसाफ मिलता है और ऐसा ऐसा इंसाफ आपको मिलता है। आपके लिए यही अदालतें हफ्ते को भी खुलती हैं, हफ्ते को जमानतें भी मिलती हैं। 2-2 दिन आपके घर के बाहर पंजाब और वफाक में वफाकी हुकूमत आपकी मुखालिफ होने के बावजूद पुलिस और नैब बाहर बैठी रहती है, आपको टच नहीं कर सकते। आज भी आप अनटचेबल हैं। बिल्कुल सही है। और आप मुझे ये बताएं कि ये तमाशा अगर तो सिस्टम के लाडले हैं। मैं बाबर साहब से बात तो पहला छोटा सा डॉक्टर साहब एक इजाजत से, एक है, ये पहली बर्तमा मौका मिला है जरदारी साहब को कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का। उनको यही रोना है कि नवाज शरीफ साहब ने उनको बयान देने का कहा कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। जब उन्होंने बयान दिया तो पीछे से देखा नवाज शरीफ गायब। अपनी एहलिया के अफसोस पे जरदारी साहब को अलाउ नहीं किया था। उनका जब हमें मौका मिल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का, तो हम इतने अब बेवकूफ नहीं है कि हमारे कंधों पे रख के आप चलाएं, आए शेर बने। चलें, बाबर डोगर साहब ये बताएं कि क्या पीडीएम अब टूट चुकी है? क्या होगा? लॉन्ग मार्च का अदम एतमाद तहरीक लानी थी, पता नहीं क्या कुछ करना था, तो ये जो एटम बम था इस्तीफों का, ये क्या नून लीग पर ही चल गया है? और इमरान खान साहब सही कह रहे थे, गैर फितरी इत्तेहाद है, वो सही साबित हो गया। आज तो वो जो मरियम कहती थी हा 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 पीडीएम टूट गई, हा हा, आज तो वाकई हुकूमत कर रही होगी, हा हा पीडीएम टूट गई। उसामा साहब, इशू ये है कि आसिफ अली जरदारी पीडीएम को खिला रहे थे, वो इसको अपनी टर्म पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल पीडीएम के इजलास से पहले ही कह दिया था कि जनाब जब तक इस्तीफे नहीं देंगे उस वक्त तक लॉन्ग मार्च जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मरियम नवाज़ ने ये बड़ा क्लियरली बल्कि सेनेट के इलेक्शन में नून लीग ने ये क्लियर कर दिया था कि जनाब ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो आसिफ अली जरदारी चाहें वही हो, हर चीज़ उनकी मंशा के मुताबिक हो। ये नून लीग ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले कन्वे कर दिया था कि जनाब हमने आपका चेयरमैन सेनेटर नहीं बनने देना। अब एक चीज़ तो ये, एक तो लड़ाई ये थी कि किसने किसको वोट नहीं दिया। क्या नून लीग ने पे पार्टी को वोट नहीं दिया, पे पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट नहीं दिया। इस हवाले से बदइत्मादी बड़ी शदीद थी।
दूसरी बात, इस चीज़ को क्लियर किया जाना था कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे देने हैं या नहीं देने हैं, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी ने अपने कार्ड बड़े ज़बरदस्त खेले हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली, बड़े आराम से, बड़े नरम से लहजे में मियां नवाज को ये कह दी कि मियां साहब ये मुमकिन नहीं है कि आप बाहर से बैठ के हमको डिक्टेट करें और हर चीज़ आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। जेलें काटने के लिए हम, मारे खाने के लिए हम, और आप बाहर बैठ के आज़ादी के मज़े लुटें। उन्होंने कहा मियां साहब इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा और मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप भी सागडार के साथ यहाँ तशरीफ़ लेके आए। अगर आपको इस्तीफे चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस इत्तेहाद को लीड करें, पीडीएम को लीड करें, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएम आपकी डिक्टेशन के मुताबिक चले, आपकी मंशा के मुताबिक चले, तो भाई आए ना, हम आपके पीछे हैं, आप हमारे इस्तीफे भी हम आपको देते हैं। उन्होंने खाली इस्तीफों की बात नहीं की उसामा साहब, ये जो सारे चैनल चला रहे कि जी इस्तीफा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लॉन्ग मार्च करना है, अगर धरना देना है, तो मियां साहब इस लॉन्ग मार्च को लीड आपने करना है। आप आए, आपके पीछे हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, आपके पीछे धरना भी देंगे और आपके पीछे इस्तीफे भी देंगे। यानी कि खाली इस्तीफे नहीं, लॉन्ग मार्च भी आपने लीड करना है। उन्होंने कहा जनाब आपकी सीटें ज्यादा हैं, आप पंजाब में हैं, आप बड़ा भाई हैं, तो आप पाकिस्तान में हैं। जरदारी साहब को पता था कि मियां साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। डोगर साहब और वो ये नहीं चाह रहे कि जनाब फिर बाहर से बैठ के आप हमें डिक्टेशन देते रहे, हमने आपकी डिक्टेशन नहीं लेनी। तो उसामा साहब एक तरीके से ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मियां साहब ने पाकिस्तान आना है। मरियम ने क्लियर कर दिया कि जनाब मेरे वालिद साहब जो हैं उनको मारने की साजिश रचाई जा रही है। तो ये चीज तो क्लियर वो नहीं आ रही। आपकी इजाजत से उसामा साहब, आज नाजरीन से जरा मजे वाली बात है, जरदारी साहब ने जो वहां पे तुर्की बतुर्की जो बातें हुई, अगर इजाजत दें तो वो मैं पढ़ दूं ताकि एग्जैक्ट उनके कोट, हम बाइस नहीं होना चाहते, जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। अब जरदारी साहब, मरियम साहिबा के जवाब भी फिर वो जवाब भी दूंगा ना, जवाब भी दूंगा, मजा ले, तो हमने पेशियां मुक्ति, मजा लें जरा, जवाब भी सुने और जरदारी साहब के जुमले तुर्की बतुर्की सुने जरा। जरदारी साहब ने कहा कि 14 साल जेल में गुजारे, मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, हम सैनेट इंतखाब लड़े और सेंटर इस्तेहाकदार डोगर के नहीं आए, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। और जरदारी को नवाज शरीफ को मुखातब करके बातचीत की। 86 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया। जरदारी की नवाज शरीफ को मुखातब करके गुफ्तगू, हम लॉन्ग मार्च की ऐसी मनसूबाबंदी करना होगी जैसे 86 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। आसिफ जरदारी, मुझे एस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, ताम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद जाती अनाज की बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेकाम की जदोजहद के लिए समझे, जरा बरीक नुक्ते समझते जाएं वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर जो मैं अभी बात कर रहा था, मैं मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जरदारी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, इन्हें वतन वापस आना होगा। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियां साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए। जरदारी की जो इजलास, मैंने 18वीं तरमीम और NFC मंजूर किया जिसकी मुझे और मेरी पार्टी को सजा दी। हम आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। असम्बलियों को छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किया जाए, सुन ले, ऐसे फैसले ना किया जाए जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। जरदारी का अच्छा, फिर हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मन उनको होगा। अब फिर उसके बाद हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामेंट के रह कर लड़ते हैं। आप इस्तीफे चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं बल्कि सबको जेल जाना होगा। नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के हमरा वतन वापस आए, हम मिलकर लड़ेंगे। मियां साहब जब वतन वापस आएंगे, मरियम साहब का सुन लेंगे आप, मरियम साहब का सुने। ये सब बातें आपने बड़े ये नहीं ये चीज तो हो गई सर, ये तो असल चीज जो है मरियम साहब। अब पीडीएम का क्या बनेगा सर? पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा? पीडीएम नहीं, बाबर साहब यही तो सवाल है। असल सवाल ये है तेरा क्या पे पार्टी ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया, मेरे नजदीक तो पे पार्टी ने कन्वे कर दिया है कि जनाब जब तक मियां साहब पाकिस्तान नहीं आते उस वक्त तक पीडीएम पे पार्टी जो है वो इनकी डिक्टेशन पे चलने को तैयार मरियम साहब ने कहा नहीं, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया बाबर साहब क्या होगा इस्तीफे नहीं आ रहे अगर
फजलुर रहमान साहब ने कह दिया है कि 10 में से 9 जमातें इस्तीफों पर राजी हैं, पीपल्स पार्टी के बाद इस्तीफे नहीं आएंगे, तो जब इस्तीफे नहीं आएंगे तो अब लॉन्ग मार्च होगा, अब बनेगा क्या? अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देती तो नून लीग के अंदर से कोई बंदा इस्तीफा नहीं देगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये मैं आपको क्लियरिटी के साथ कर रहा हूं। मरियम जितना मर्जी जोर लगा ले, किसी बंदे ने इस्तीफा नहीं देना। जो बात आसिफ अली जरदारी ने आज की है, ये बात नून लीग का भी हर बंदा ये कह रहा है, नून लीग के बड़े लीडर ये कह रहे हैं, अयाज सादिक ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं, ख्वाजा साद रफी ये कह रहा है, राना तनवीर ये कह रहा है कि जनाब इस उम्र में हम अब जेलें काटने के लिए नहीं है, जिस तरह से जरदारी ने कहा है। ये बात मैं कई दफा इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ। नून लीग भी ये कहती है, ख्वाजा अयाज सादिक ने खुद ये कहा है कि मियाँ साहब आप बाहर बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, आप वहाँ से स्टेटमेंट चला लेते हैं, हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, हमें पकड़ लिया जाता है, पर्चे कर दिए जाते हैं, नैब हमें घसीटती फिरती है, तो हम इस बयानिए के साथ नहीं चल सकते। अब जो अगली चीज है, पीडीएम में तो क्लैरिटी आ गई कि पार्टी इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। इससे अगली चीज जो है वो मैं आपको बता दूं, अब नून लीग के अंदर लड़ाई स्टार्ट होनी है। डोमिसाइल फर्क है। अब डोमिसाइल फर्क का मतलब क्या है कि क्या जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहबा की जान को खतरा था लेकिन वो आई थी, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ रह के लड़ते हैं, आप लंदन भाग जाते हैं। एग्जैक्ट सुने आप उसामा साहब इसी पे बात बड़ा दो टोक मरियम का और फंस गया अपने जुमले में, और जरदारी साहब 2 जुमले सिर्फ। मियां साहब जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफे जमा करवाएंगे। वो तो बैठे हुए इस्तीफे रख के आ जाए, प्लेट में रख के रखे हुए, उनको पता नहीं आना। आसिफ जरदारी की 2 टोक गुफ्तगू पर पीडीएम के इजलास में बकायदा सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई, लोग सकते में आ गए कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मियां साहब, फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब की आपस में टेलीफोन गुफ्तगू और वीडियो लिंक में भी थे। आगे सुन लें मेरे, आप मरियम साहबा का जवाब सुन लें जिस पे सारी की बात क्लियर हो जाती। 2 जुमले, मेरे वालिद साहब की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए। मरियम नवाज का आसिफ जरदारी का जवाब, आखिरी जुमला, आसिफ जरदारी गारंटी दें, आसिफ जरदारी गारंटी दें, बात सेहत की नहीं मेरे है, वालिद की जान को खतरा सुन तो ले। पर हमला हो सकता है, उसामा साहब बात सुने, वो कहते हैं आसिफ जरदारी साहब मेरे वालिद की जान की गारंटी दें, पाकिस्तान में उनको खतरा नहीं होगा। क्या बेनजीर जरदारी साहब को नहीं पता था, थ्रेट नहीं थी, उनको थ्रेट किया नहीं गया था, ईमेल नहीं की गई थी कि योर रिलेशन विद, कि आपके जो हमारे साथ तल्कात होंगे उसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी निसार होगी, पता है आपको। उसके बावजूद वहां जो लीडर होता है ना, वो गीदड़ नहीं होता, जो लीडर होता है वो कारोबारी नहीं होता, वो सियासतदान लीडर आगे जाता है, लीडर डरता नहीं है, वो छुपता नहीं है, भागता नहीं है। कारसाज में हमला हुआ, बेनजीर साहब वापस गई, उनको ओपन थ्रेट थे, मरियम साहब जाली थ्रेट चला रही है ना कि मुझे फलान है इधर से बानो से मेरी जान को भी खतरा है। नवाज शरीफ जहां से गारंटी मांगे, आप मुसलमान हो, आपको अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है, अल्लाह के रसूल के ऊपर यकीन नहीं है, जिंदगी और मौत के फैसले जरदारी के हाथ में है, वो अल्लाह के हाथ में है। क्या नवाज शरीफ की जान को खतरा में नजर नहीं आ रहा? 1.5-2 साल से अस्पताल में बैठे हुए हैं, कितने प्लेट मजाक कर रहे हैं, पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। असद खरल साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक नहीं है, न्यूज ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहां तो हुकूमत के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं पीडीएम से, लेकिन डस्का इलेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वहां से अच्छी खबरें नहीं है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के बाद से हम देख रहे हैं कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और हुकूमत की तरफ से हुकूमती उम्मीदवार थे असजद अली मलही, उनकी दरख्वास्त ये थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्शन मुअत्तल किए गए हैं, रिजल्ट रोक दिया गया और दोबारा इलेक्शन कराने का कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इसको ख़त्म कर दिया जाए इस हुक्म को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो हो नहीं सकता, इलेक्शन तो दोबारा होगा, हाँ कुछ हल्कों में होगा या पूरे हल्के में, यानी कुछ पोलिंग स्टेशन पे या पूरे हल्के में होगा, ये अब फैसला होना है। लेकिन असद खरल साहब, अब इसमें लग रहा है कि हुकूमत जिस तरह से गई है और वो चाह रही है कि जनाब ये तो इलेक्शन जो है इसको मुकम्मल तौर पर मान लिया जाए, वो तो होता नज़र नहीं आ रहा। अब 10 अप्रैल तक का मामला है और इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो बात की है कि जी आईजी साहब तो सुन ही नहीं रहे थे वहाँ पर हमारी बात इलेक्शन कमीशन की, तो तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया, ये भी रिमार्क सामने आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
तो अब आपको लगता है कि ये तो साबित हो गया, नजर आ गया वाज़े कि इलेक्शन तो अब एक तरह से दोबारा होगा, सिर्फ ये देखना है कि सारे का सारा पूरे हल्के में या कुछ पोलिंग स्टेशन पे? अब उसामा साहब, ये जो NA 75 का, जिसमें एक PTI के उम्मीदवार हैं और एक उनकी खातून जो नून लीग की रुकन है, अब 23 और पोलिंग जो स्टेशन का मामला था, उन्होंने मांगा भी वो था, इलेक्शन कमीशन ने पूरा कह दिया। अब जो 3 रुकनी जो समाअत हुई है बेंच जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में, वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं कि उमरता बंदयाल साहब ने जब कहा कि आईनी इदारा है उसका एहतराम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर यूँ ही तो नहीं, जारी बात है, हमेशा यही होता है, सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जब इलेक्शन कमीशन का आईनी इदारा है तो उसने कहा है, तो लेकिन अदालत फैसला करेगी वही बात कि पूरे में कराना है या चंद करवाना है। अब अमनो मान के हवाले से जब वकील ने बताया जी वो तो IG से रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने अभी दी नहीं। इस पर जस्टिस साहब ने कहा कि क्या सिक्योरिटी एजेंसियां इलेक्शन कमीशन के ये तावन और एहतराम है, जवाब ना देने पर इलेक्शन कमीशन IG पंजाब को तोहिने का नोटिस क्यों नहीं दिया? आपको पता ना पहले कुछ लोग तब्दील भी हुए, ये बड़ी अहम आगे चीज़ें पेशरफ्त हो रही हैं जी। अब 2018 के इलेक्शन के हवाले से एक रिमार्क्स आए बड़े अहम कि मेरी अहलिया और बेटी ने वोट डाला, मेरी अहलिया और बेटी ने पुरअमन इलेक्शन पर मुसरत का इजहार किया। जिस 2018 को ये कहते हैं कि वो रिग्ड था, ये जस्टिस साहब के रिमार्क्स आ रहे हैं जी। जिसकी वजह इंतखाबात के दिन मुसल्लह अफवाज का होना था, जबकि डस्का में इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर इन्हिसार किया। यानी ये ऑब्जर्वेशन है, बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा कि फौज की जब निगरानी में हुए थे तो वहाँ पे उनके अपना एक प्रेसिडेंट उन्होंने दी, लेकिन उनका पुलिस पे चुके इन्हिसार किया तो ये मामला हुआ। अब उसके बाद जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने जो कहा कि इंतखाबात में इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्या जमहूरियत ऐसे बंदूकों के साए तले होगी, उनका भी है। अब तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं असजद अली मल्ली साहब, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और इलेक्शन कमीशन जो है कि मुतल्लक जो फैसले को मुअत्तल करने की। अब जाहिर बात है 2 इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सारे का होगा या उन मखसूस पोलिंग जो है हलकों का होगा। तो मामला ये है कि ये एक बड़ा फिर एक मसला बनेगा, फिर एक क्राइसिस क्रिएट होगा। आगे रमज़ान भी आ रहा है, आगे क्या होता है, अल्टीमेटली तो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है। भी सूरत हाल हो रही है कि ये ज़िमनी इलेक्शन और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होना, बंदे गायब होना और ये फायरिंग होनी, और सबसे बड़ी अहम बात जो 3 लोग जो हैं जो शहीद हुए, जिनके घर भी मेरा ख्याल कोई नहीं गया होगा, जो जमहूरियत के लंबरदार, दावेदार, इंसानी हुकूक के लंबरदार, जिनको कोई फ़र्क नहीं है, कोई बच्चा आ जाए मुझे क्यों निकाला, वो टायर के नीचे भी आ जाए तो उसको शहीद जमहूरियत देख के उसके बाद कोई देखता भी नहीं है। आज उसके घर फाकों का राज है, किसी को पता है, बेशक एक ही कफील हो वो बात कमाने वाला। तो मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर और ये अदारे खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी इदारों को मौका दे रही है, इलेक्शन कमीशन ने अपना पहली दफ़ा चले रोल हम कहते हैं एक्शन लिया उन्होंने। तो अब ये है कि इलेक्शन हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, होना चाहिए, लेकिन पुरअमन लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर 218(3) को इंप्लीमेंट करना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट। तो फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया उसको बाबर डोगर साहब आपने बड़ा सराहा, हमने भी, सारे पाकिस्तान ने सराहा कि पहली दफा इदारा खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक, सही है। और बाबर साहब आपने कहा था कि जी ये तो पंजाब हुकूमत बड़ी नाकाम हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रिमार्क्स जो सामने आए उसमें तो फौज ने जिस तरह से किरदार अदा किया 2018 में उसको सराहा जा रहा है। अब तो सारा जो अपोजिशन का कहना है वो तो यह है कि जनाब फौज ने इलेक्शन रिग कर दिए, वो ढके छुपे लफ्जों में इस तरह की बात करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है कि वो बड़े पुरअमन इलेक्शन थे, जज साहब बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारी पुलिस में ये इस्तात नहीं आई, या पुलिस अभी उस तरह से वही सियासी असर और रसूख में है कि वहाँ भी कहा जा रहा है कि रेंजर्स को बुला लेना चाहिए था और रेंजर्स के सपुर्द करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो असर रसूख खत्म नहीं कर पा रही पुलिस पर, वो पोलिटिसाइज है। और उसके होते हुए अब इसका मतलब है 2023 में भी पुरअमन इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, या ऐसे इलेक्शन के जिस पर कोई ये ना आवाज़ ना उठाए। उसामा साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके नीचे आरपीओ है, उसके नीचे कमिश्नर है, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर है, उसके नीचे आईजी है, उसके नीचे डीएसपी है, उसके नीचे एसपी है। सारी सिविल इंतज़ामिया जो है वो लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर है, उनके हुक्म के ताबे है। अब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से कब क्यों ये चाहेगी कि एक ज़िमनी पोल हो रहा है और वो ये हार जाएं? मुझे कुछ की एक लॉजिक, एक वजह बता दें। इसीलिए बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कभी जुडिशरी को बुला लिया जाता है तो कभी फौज को बुला लिया जाता है, ताकि जो इलेक्शन है वो एक न्यूट्रल इंतज़ामिया के अंडर हों, बजाय कि डायरेक्ट
पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंडर हों, तो इसका किस तरह से आप समझ सकते हैं कि उस्मान बुज़दार न्यूट्रल होंगे? किस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो न्यूट्रल होंगे? वो 100% कोशिश करेंगे कि उनकी अपना कैंडिडेट जीते, पीटीआई का कैंडिडेट जीते। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये करती है, उसका हल बहुत बड़ी बात है। उसका हल यही होता है कि आप न्यूट्रल इंतजामिया लाके लगा दें, आप रेंजर्स के अंडर कर दें। अब इसका हल है, मैं भी बताता हूँ सामा साहब एक लाइन में। हल इसका ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि पुलिस वो नहीं कर सकी मैनेज, और तौहीन भी हो रही है, इंतजामिया भी, डोगर साहब ने बात कर दी। एक इसका हल है, सिर्फ एक लफ्जी, अपोजिशन अगर चाहती है या वो समझती है, ये डोगर साहब ये बात है भी कि इंतजामिया और पुलिस हुकूमत के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसमें नो डाउट। इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई खुद बंदा नहीं ना होता, वो तो एक उसको सिंबॉलिक थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए पावर होती है। इंतजामी मशीनरी तो हमेशा के लिए वाकई और सुबाई के अंदर रहना होता है। पुलिस ने तरक्कियाँ, तनजलियाँ, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तो लिहाजा वो उनको ओबे करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या अपोजिशन नून लीग डस्का के अंदर मुतालबा कर दे कि फौज और रेंजर जो है उसकी निगरानी में और अपनी मर्जी के बंदे इंतजामी लगवा ले, बेशक नाम दे दे या कॉन्सेंट से या ट्रांसपेरेंट, उस वो कर देना। मैं कहता हूँ वो करे, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हुकूमत इसे भागती है तो हम समझेंगे। मैं उसामा साहब एक बात सुन लें, अगर हुकूमत चाहती, जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, डोगर साहब भी बता चुके हैं कि जरदारी साहब ने जो इनके बंदे ने बताया कि उधर बैठा था तो उसने कहा सेंटर और ये वो MP MNA। अगर हुकूमत इमरान खान इस तरह होते, बुज़दार शहबाज शरीफ की तरह होते, इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी की तरह होते, तो क्या मजाल, जिस तरह वो नैब के चेयरमैन दरबारी को कहा था, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ज़िमनी इलेक्शन हो और में हो और आपका पार्टी पर ना जीते। ये अनाड़ी थे, इनको अनाड़ी नहीं थे, वो इस तरह के गंदे अंडे नहीं थे, वो पैसों की खरीदो फरोख्त नहीं करना चाहते थे, वो ब्राइब फंड की नहीं देना चाहते थे, वो गंदे कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए क्या आप समझते हैं कि एक SHO, एक DCO ठीक है, डस्का में क्या हुआ? अब डिबेट इंतजामी इंटरफेरेंस है ना। आप मुझे एक बात बताएं, सवाल का जवाब सर नहीं, एक मिनट, आप वहां पर पोलिंग बार बार रुकती रही, बार बार फायरिंग होती रही, क्या इंतजामिया मेरी थी, आपकी थी? उसामा साहब आपके सवाल के सुन लें, एक DPO, एक DCO, DC जो है और SHO, वो अगर चाहे डोगर साहब मुझे बताएं फिजिकल जो होता है, बंदा कोई बाहर निकल सकता है? तो सर यही हुआ है ना डस्का में यही तो हुआ है जो आप बात कर रही हैं। उन्होंने तो सारा दिन लोगों के फायरिंग करते रहे, इंतजामिया जो DC, जो DPO, सरकार जब आंखें बंद कर ले, हुकूमती बंदे आगे वहां पर फायरिंग करें, दूसरी तरफ फिर आप किस तरह से कर सकते हैं? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दे दें, मुझे ये बताएं। मैं आपके सवाल का ही तो जवाब दे रहा हूँ। अगर DC और एक SP उसके होते हुए सारा दिन बंदा नहीं जितवा सकता, एक बंदा नहीं जितवा सकता, बंद करके बैठी हुई वो बंदा नहीं जितवा सकता। सरकार इसी तरह ही हुआ है, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि डस्का शहर में पोलिंग ना हो। हुकूमती कामयाबी क्या है? हुकूमती कामयाबी ये है कि डस्का शहर में पोलिंग ना हो सके, सारा दिन ना हो सके। कभी लोगों ने मास्क नहीं पहने, पोलिंग बंद करवा दी, कभी लाइनें लंबी लग गई है, आप भी करते हैं। मैं 25-30 साल से देख रहे हैं। जो हुकूमत चाहे लोगों ने आंखों में पट्टी जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं, PTI के लोग जीते रहे हैं। पूरा जोर लगाया कि वहां पे पोलिंग ना हो सके, उन्होंने आंखें बंद रखी। यही वजह है तो आप फौज और रेंजर को बुला लें, वोटिंग होनी चाहिए। आप फौज और रेंजर को बुला लें, फिर तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आप नून लीग मुतालबा कर दे। फौज और रेंजर के उसामा साहब, ये डोगर साहब की बात पे आ जाते हैं, फौज और रेंजर के आप अगर आप ये कह रहे हैं ना कि PTI बड़ी मासूम थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये फायरिंग ऊपर से आसमान से लोग सीट जो है ना, राणा साहब के फैसलाबाद से लोग आए हुए थे, शूटर आए हुए थे। यार ये कहना बड़ा आसान है, फिर राणा साहब के किए तो पकड़ दे, PTI के खिलाफ वीडियो चलाएं। साहब खुदा का नाम है यार, इस तरह नहीं हुआ। फायरिंग जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे किस तरह से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस वक्त आमने सामने है, क्या होगा। अब ये हुकूमत भी कह रही है जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होनी चाहिए, और इलेक्शन जो है वो जिस तरह से रिग्ड होते हैं या पैसा चलता है, ये खुफिया बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए सेनेट में भी। इसके लिए क्या साथ दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से हुकूमत का? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला
हुकूमत ने निशाने पर ले लिया है इलेक्शन कमीशन को। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए और इसके लिए भरपूर कोशिशें की जाए और कानूनी टीम को, अदालतों को इस हवाले से बताया जाए। अब होगा क्या? चूँकि इलेक्शन कमीशन में केसेस चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, मुल्क ही नहीं दुनिया की तारीख में, कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दिया है और उससे इस्तीफ़ा मांग लिया है। और ये सब इसलिए है कि फ़ॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है और तहरीक इंसाफ पकड़ी गई है। इन्होंने ममनुआ फंडिंग से चलती रही है जमात। असद खरल साहब, क्या लग रहा है आपको, ये इमरान खान इदारे हम चाहते हैं मजबूत हों, आज़ाद हों, नैब आज़ाद है, अदालतें आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन भी आज़ाद नज़र आता था, अब इलेक्शन कमीशन बुरा भी हो गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का चाहे मामला हो, दीगर कोई भी काम करना है, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को अपने खिलाफ कर लिया है अब सारा। अब मुझे बताया कहते कंबड़ा गल करे तो सियाना क्यास करे, पंजाबी की मिसाल है। मतलब बाहर ये है कि जो आम वो कहते आम लेमैन जो उसको भी समझ आया कि अगर ये जिस तरह ये कहानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं कि चूँकि इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस ज़ेरे समात है वहाँ पे, और जो कि ये नहीं बताते कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी ज़ेरे समात है फॉरेन फंडिंग का, और उन्होंने भी यही मोड अपनाया है क्योंकि बाहर से जब पैसे आपने लाने हैं उसके लिए वहाँ के जो लैंड ऑफ द लॉ हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए एक वो जो भी तरीका है वो एजेंट या जो भी एक कंपनी बनानी पड़ती है, उसके ज़रिए पैसे होते हैं और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान से लूट के बाहर नहीं जा रहे। हालांकि वो मुल्क जो है उससे पैसा पाकिस्तान लाना उसके लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि रेमिटेंसेस आ रही है, अरबों करोड़ों रुपए की फंडिंग आ रही है। और वहाज पीटीआई की जमात है जिसने कई हजार लोगों के सीएनआईसी नंबर, हुकूमत भी उनकी है, स्टेट बैंक को अलाउ किया तो उन्होंने दिए ना, स्टेट बैंक को कहा, स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन जब मांगा डाटा, वरना नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो एससीसीपी, चौधरी शुगर मिल, एफआईए, डाटा, चीज़ें, रिकॉर्ड, कमर उस्मान चौधरी, दरबारी चेयरमैन नैब, उस वक्त तो आपको पता है सारे, किसी की जरूरत थी मजाल कि वो चीज़ें देते हैं इनके बारे में। जब ये नवाज शरीफ साहब लेकिन जाती अकाउंट्स में गए हैं, सुन पार्टी अकाउंट में नहीं, मुलाजिमीन के अकाउंट में, इमरान खान के जाती अकाउंट में, ये इल्जाम लगा रहे हैं। उसामा साहब मुझे ये बताएं, जाती अकाउंट में गए हैं ना, मान लिया इमरान खान ने खा लिए, इमरान खान ने कोई जायदाद बनाई होगी, इमरान खान ने कोई जायदाद बनाई, कोई एसेट बनाए बरूने मुल्क पाकिस्तान में, उनके अजीज़ों कारब ने, भांजों भतीजों ने, किसी फ्रंट मैन ने, वो आसमानी मखलूक तो नहीं है ना, निकालना है कि ये कोई बात नहीं है। इमरान खान के जाती अकाउंट में शौकत खान के भी पैसे देता है, उनको पर्सनली भी कुछ देता है, हाथ में भी पकड़ाता है। मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, कई लोग गवाही देते हैं कि इमरान खान शौकत खानम के पैसे को उनके लिए ऐसे ही जैसे सूर और हराम और खंजीर की तरह वो समझते हैं। वो कहते हैं ये जो पैसा है ना, ये शौकत खानम का, इससे मैं एक पैनी भी खर्च नहीं कर सकता। वो ये नहीं है कि उस पैसे के बाल पे वो होटल में स्टे करें, उसके खाएं, खाबे खाएं। वो कहते हैं ये अमानत है, तो क्या उसको भी मामला इंटेंशन का है, मामला पैसे का नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सुन ले, क्या इलेक्ट्रॉनिक वो हो नहीं सकेगी, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, कई जगह पे नाकाम भी हो चुकी है, हो भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। अब इसमें सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है। इमरान खान साहब ओपन हैंड ट्रांसपेरेंसी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ट्रांसपेरेंसी, वरना तो जो आपने हाथ में रखते। मुझे नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो बावलपुर में जब इनके लोगों पर नया हाथ डाल रहा था तो क्या इन्होंने कहा था इदारे को कि मैं आपके नाखन तराशूंगा, मैं आपके, और प्रवेशशील सेंटर ने कहा था वज़ीर इत्तलात ने कि आपके जो बाल वगैरह वो हम काटेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली जो स्टेडियम हाउस होता है उसने कहा जी हम के नाखन तराशने वाले हो गए हैं। उस वक्त इनको इदारों पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये क्या कहते हैं, ये जो बुत भरे हुए हैं, ये है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, ISA के ऊपर हमला, MI के ऊपर हमला, व्हाट्सएप कॉलें, जाली JIT, व्हाट्सएप JIT, ISC का मॉनिटरिंग, जाली खबरें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जंग जियो न्यूज़, ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था। उस वक्त तो सब ठीक था। अब इमरान खान तो आप बैल मुझे मार वाली बात है, अगर इनकी कॉन्स्पिरेसी को लिया जाए तो वो तो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। ये मामला नहीं है, मामला ये है कि इनको टीसें इसलिए उठ रही हैं कि फॉरेन फंडिंग का केस, वो इमरान खान तो कहता है कि ओपन करो फैसला, वो होना चाहिए और सारी पार्टियों का दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और इनकी बात मान ले तो आप तो फिर इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन को आप तो लेना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में भी आइंदा खुफिया ना हो, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाए, ये हो सकेगा अपोजिशन के बगैर, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाए बगैर। मैं थोड़ा सा असद खल साहब से इख्तिलाफ करूंगा। देखिए फॉरेन फंडिंग केस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बड़ा सेंसिटिव सा है। उसमें इलेक्शन जो रूल्स हैं, पार्टी रूल जो हैं वो बड़े क्लियर हैं।
कि आपने जो भी फंड्स आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे, हर वो पाकिस्तानी कर सकता है, किसी कंपनी के थ्रू, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के थ्रू आपको फंड नहीं मिल सकते। तो लेकिन अमेरिका में जो फंड रेजिंग हुई है वो एक कंपनी के थ्रू हुई है। वो एक कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वहाँ फंड रेजिंग कैंपेन चलाए। इसी चीज़ को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया है कि इलेक्शन लॉज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप किसी कंपनी के जरिए से फंड रेजिंग करें। जो सर उस पर इल्ज़ाम लगा वो यही है कि अमेरिका में इन्होंने एक कंपनी के जरिए से फंड रेजिंग कैंपेन चलाई, उसी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया। इलेक्शन लॉज में बड़े क्लियर है, इंडिविजुअल पैसे दे सकता है, पाकिस्तानी पैसे दे सकता है, बाहर से कोई डायरेक्ट कोई गैर मुल्की आपको पैसे नहीं दे सकता। सुन ले, कंपनी को किया हायर, क्या वो पैसे इंडिया ने दिए? क्या वो इजराइल? सरकार कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, बात ही खत्म होगी। आगे जिसने दिए वो छोड़ दे, आप एक कंपनी नहीं हायर कर सकते। इलेक्शन लोग कंपनी हायर करने से मना करता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आगे सुन ले, बाबर साहब, मेरा ख्याल है वो है कोई कंपनी, एस्टैब्लिश्ड कंपनी। यानी उसका मकसद देखा जाएगा ना अदालत में। इलेक्शन लॉज, इलेक्शन रूल्स में इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा चले मान लिया सामा साहब, इलेक्शन रूल्स में इसकी इजाजत नहीं है। वो कंपनी जो मर्जी हो, अच्छा जिसने पैसे देने, आप एक पार्टी का अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में वो बंदा डायरेक्ट पैसे देता है। इसी बात आप अच्छा चले, टाइम कम रह गया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में बताएं, ओपन बैलेटिंग के हवाले से बताएं। सामा साहब, बात ये है कि मैं इस बात पे इमरान खान साहब से एग्री करता हूँ कि बैलेटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए और ओपन बैलेट है, शो ऑफ बड़ा टाइमली रिजल्ट आएगा। और जो है इसमें किसी, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर 60-70 करोड़ लोग जो हैं वो वोट डालते हैं। वहाँ पर तो आज तक कोई इशू नहीं आया, कोई मसला नहीं आया। बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है और उसका बैकअप भी होता है। तो मेरा ख्याल है ये एक आइडियल है, इसी को फॉलो किया जाना चाहिए। और इस समय आपको मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको आईनी तरमीम की भी, लेकिन हाँ रेगुलेशन में नहीं सर, आईनी तरमीम की नहीं, इलेक्शन लॉज में तब्दीली कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे, इंडिपेंडेंट इदारा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन में नहीं सर, ये गवर्नमेंट जो है वो एक तरमीम करे। हाँ, इसमें जो रोल है वो है एक्सपेंडिचर का और सॉफ्टवेयरिंग का, जो सेंसिटिव इशू है। किस तरह से अमेरिकन इलेक्शन में रशियन ने जब वो सॉफ्टवेयर में वो थोड़ा सा खराबी डाल दी थी। पहले आईटी में हम इतने प्रोफिशिएंट नहीं हैं। पहले आरटीएस सिस्टम हमारा बैठ जाता है डॉक्टर साहब, कोई ऐसा पहले भी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम आरटीएस बैठा, पहले 13 में बैठा, फिर 18 में कहते हैं बैठ गया, तो इसलिए यहाँ पे मुश्किल शायद हो जाए। यहाँ पर असल इशू ये है कि आपने ये सॉफ्टवेयर खुद तो तैयार नहीं करना, बाहर से मंगवाना है। जब बाहर से मंगवाएंगे तो कंट्रोल तो उन्हीं के पास होगा। तो कल हो सकता है खुद तैयार कर लें। नादरा बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो भी पाकिस्तान ने खुद बनाया, दुनिया को दिखाया, दिया है। बल्कि बहुत सारे लोगों को दिया है। आपका ख्याल अपोजिशन मान जाएगी? नादरा ने बहुत सारे मुल्कों को टेक्नोलॉजी दी है। सुन ले, नादरा ने बहुत सारे अपोजिशन माने ना माने, अपोजिशन माने ना माने, उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। सिंपल लॉज के तहत आप इसको। अच्छा, उसामा साहब एक और अहम बात, जो डॉक्टर साहब ने बात की और आपने भी अहम बात साहब सर क्लोजिंग करनी है मुझे जल्दी से। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बाहर से जो चैरिटी या फंडिंग मंगाई है, मॉडस्ट उन्होंने भी ये यूज किया है, तो फिर उनके ऊपर भी इलेक्शन। असद खलील साहब माफी चाहता हूँ, टाइम खत्म हो गया, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला।